हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू फ्लाई हाई स्टूडेंट्स। आज हम बिहार बोर्ड क्लास 8 विज्ञान विषय के 14th चैप्टर यानी कि 14वें अध्याय को पढ़ने जा रहे हैं, जो कि है कोशिकाएं हर जीव की आधारभूत संरचना, सेल्स स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस। ठीक है। सबसे पहले हम इस अध्याय में दिए गए जो मुख्य मुख्य बिंदुएं होंगी उसे पढ़ेंगे संक्षेप में, और फिर इस अध्याय में दिए गए सभी प्रश्नों का हल भी हम जानेंगे। स्टूडेंट्स, हमने पिछली कक्षा में अमीबा के बारे में पढ़ा है। अमीबा जो है वो एक कोशीय जीव है, मतलब वो सिर्फ एक ही कोशिका का बना हुआ होता है। जिस प्रकार किसी मकान या विद्यालय को बनाने के लिए हमें छोटी छोटी ईंटों को जोड़ जोड़ के बनाना पड़ता है, यानी कि ईंट जो है वो भवनों की, इमारतों की संरचनात्मक इकाई होती है, सबसे छोटी। ठीक इसी तरह से मानव सहित अन्य जीवों का शरीर भी छोटी छोटी संरचनात्मक इकाइयों के मिलने से बना है। ये संरचनात्मक इकाइयां जीवन संबंधी तमाम क्रियाकलापों के संचालन का आधार हैं। सजीवों के इस संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई को ही हम कोशिका यानी कि सेल कहते हैं। कोशिकाओं के मिलने से सूक्ष्म एवं विशालकाय जीवों की संरचना हुई है। हर प्रकार के जीव एवं पादप यानी कि पेड़ पौधे सभी जो है कोशिकाओं के मिलने से ही बने हैं। लेकिन कोशिकाएं इतनी छोटी होती है कि हम उन्हें अपनी नंगी आंखों से नहीं देख सकते हैं, और ये आश्चर्य की बात है। कोशिकाओं के मिलने से बने विशाल शरीर को तो हम देख सकते हैं, लेकिन कोशिकाओं को नहीं देख सकते। कोशिकाओं को देखने के लिए एक विशेष प्रकार के यंत्र की आवश्यकता होती है, जिसे हम सूक्ष्मदर्शी या माइक्रोस्कोप कहते हैं। सूक्ष्मदर्शी से कोशिकाओं के आकार को कई गुना बड़ा करके देखा जा सकता है। और आगे है कोशिका की खोज। कोशिका की खोज जो है रॉबर्ट हुक नामक एक वैज्ञानिक ने की थी। बात करीब 350 वर्ष पहले की है। लेंस का उपयोग चीज़ों को बड़ा करके देखने के लिए होने लगा था। कुछ वैज्ञानिक सूक्ष्मदर्शी की मदद से नई दुनिया देख रहे थे, उनका वर्णन कर रहे थे। ऐसे ही एक वैज्ञानिक थे रॉबर्ट हुक। उन्होंने एक सूक्ष्मदर्शी बनाया था। जब सूक्ष्मदर्शी हाथ में आया तो उन्होंने तमाम चीज़ों को देखना शुरू किया। ऐसा ही एक चीज़ थी कॉर्क। कॉर्क की पतली कटान यानी कि कॉर्क की छिलन। कॉर्क एक प्रकार का जो है पेड़ पौधों का जो बाहरी जो ढांचा होता है, तने के ऊपर में जो छाल होता है, उसका मृत कोशिका होता है। ठीक है। कॉर्क एक पेड़ यानी कि कॉर्क ओक की छाल के अंदर वाली परत से बनाया जाता है। इसमें हुक को जो कुछ भी दिखा वह आश्चर्यजनक था। तो रॉबर्ट कुक ये जानना चाहते थे कि ये जो कॉर्क है वो इतना हल्का फुल्का क्यों होता है, वो पानी क्यों नहीं सोखता है। इस तरह के अध्ययन वो करना चाहते थे। इसका जब वो अध्ययन कर रहे थे तो वो दंग रह गए ये देखकर कि कॉर्क में कई दीवारें हैं जो एक दूसरे को काटती हैं। इन कटानों के कारण कॉर्क में ढेर सारी छेद या कोठरियां बन गई हैं। इन कोठरियों को हुक ने सेल नाम दिया। यह नाम लैटिन शब्द सेल्यूला यानी कि कोठरी से बना था। वास्तव में हुक द्वारा देखी गई कोठरी नुमा खाली संरचनाएं मृत कोशिकाएं थीं, जो बीच की दीवारों के कारण अलग अलग नजर आती थीं। तो यहाँ पे जो है आपको कॉर्क की जो कोशिका है वो दिखाई गई है। रॉबर्ट हुक ने अपने साधारण सूक्ष्मदर्शी की सहायता से कोशिकाओं का अध्ययन किया था, लेकिन उनके प्रेक्षण के 150 वर्षों तक भी कोशिकाओं के बारे में बहुत कम जानकारी थी। वस्तुतः सजीवों की जीवित कोशिकाओं एवं उनकी जटिल संरचना संवर्धित सूक्ष्मदर्शी की खोज के बाद ही देखी और समझी जा सकी। और आगे है कोशिकाएं कितनी बड़ी और कितनी सारी। तो समस्त जीवों को उनके शरीर में पाए जाने वाले कोशिकाओं की संख्या के आधार पर जो है वो दो भागों में बांटा जाता है। उनमें से एक होता है एक कोशीय जीव, जिसमें केवल एक ही कोशिका होती है, और दूसरा होता है बहुकोशीय जीव, जिसमें अनेक कोशिकाएं, करोड़ों खरबों कोशिकाएं होती हैं, है ना। तो एक कोशीय जीवों के कुछ उदाहरण हैं अमीबा, पैरामीशियम, ईस्ट। ये सब एक कोशीय जीवों के उदाहरण हैं। जैसे यहाँ पे देखिए अमीबा, पैरामीशियम और ईस्ट को दिखाया गया है। ये केवल एक ही कोशिका से बने होते हैं।
स्टूडेंट्स, क्या हम अनुमान लगा सकते हैं कि हमारे शरीर में जो है कितनी कोशिकाएं होंगी? विशालकाय हाथी, व्हेल, आम या पीपल के पेड़ में कोशिकाओं की संख्या कितनी होगी? हमारे तथा अन्य जीवों पौधों में विभिन्न आकार आकृति वाली खरबों खरब कोशिकाएं होती हैं। और आगे है कि रॉबर्ट हुक ने 1663 में गणना की थी कि 1 घन इंच के कॉर्क में लगभग 1 अरब कोशिकाएं होंगी। आप अनुमान लगा सकते हैं कि ये कितनी छोटी होगी। एक नवजात शिशु के शरीर में करीब 20 खरब कोशिकाएं होती हैं, जबकि एक मनुष्य के शरीर में लगभग 600 खरब कोशिकाएं होती हैं। जब आप रक्तदान करते हैं तो एक बार में करीब 5 अरब कोशिकाएं दान करते हैं, और हर दिन आपका शरीर 1% कोशिकाओं को त्याग कर उसकी जगह नई कोशिकाएं बना लेता है। इनकी संख्या लगभग 600 अरब होती है। बहुकोशीय जीवों में कोशिकाओं का विशिष्ट समूह उत्तकों का निर्माण करता है, यानी कि कोशिकाएं मिलकर उत्तक का निर्माण करती हैं और विभिन्न उत्तक अंगों का तथा अंग तंत्रों का निर्माण करते हैं, यानी कि जो मूल इकाई है वो सेल से ही होती है ना, कोशिका ही होती है। इस प्रकार एक जीव आकार लेता है। इन जीवों के खास अंग जीवन संबंधी खास कामों का संचालन और संपादन करते हैं। अब आप समझ सकते हैं कि किसी जीव, उसके अंग, उत्तक आदि के मूल में कोशिका ही है, अर्थात कोशिका सजीवों की संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई है। कोशिकाएं अत्यंत सूक्ष्म होती हैं, लेकिन कितनी सूक्ष्म? कोशिकाओं के आकार को माइक्रोमीटर या माइक्रोन में मापते हैं। 1 माइक्रोमीटर 1 मीटर का 10 लाखवां भाग, ठीक है, होता है। यह 1 सेंटीमीटर का 10,000वां भाग, 10,000वां या 1 मिलीमीटर का 1000वां भाग होता है। सामान्यतः कोशिकाओं का आकार 0.5 माइक्रोमीटर से 20 माइक्रोमीटर तक होता है। कुछ बैक्टीरिया तो मात्र 0.2 माइक्रोमीटर तक होते हैं। औसत जंतु कोशिका की लंबाई 20 माइक्रोमीटर होती है। वैसे कुछ जंतु कोशिकाएं बड़ी भी होती हैं। मानव शरीर में लाल रक्त कोशिकाएं सबसे छोटी तथा तंत्रिका कोशिका सबसे बड़ी होती है। कोशिकाओं की आकृति की अगर बात करें तो इसकी आकृति प्रायः गोल, चपटी, लंबी, नलिकाकार, बेलनाकार, घनाकार, शाखीय आदि हो सकती है। जैसे पेशी कोशिकाएं लंबी तथा दोनों सिरों पर नुकीली होती हैं। यहाँ पे देखिए पेशी कोशिकाएं दिखाई गई हैं। ये दोनों ओर क्या होती है? नुकीली होती है और लंबी होती है, ठीक है ना। और आगे है, अर्थात इसका आकार तर्क रूप होता है। तंत्रिका कोशिका लंबी तथा दोनों शिराओं पर शाखित होती हैं। ये देखिए, ये है तंत्रिका कोशिका, ठीक है ना। ये लंबी तथा दोनों ओर शाखित होती हैं। पत्तियों के रंध्रों में पाई जाने वाली कोशिकाएं सेम के बीज या किडनी जैसे आकृति की होती हैं। कुछ कोशिकाओं की आकृति निश्चित नहीं होती, जैसे श्वेत रक्त कोशिका, ये अपनी आकृति बदलती रहती है। अमीबा की भी कोई निश्चित आकृति नहीं होती, आवश्यकता अनुसार यह अपनी आकृति बदलता रहता है। विशेष रूप से अमीबा के शरीर से बाहर की ओर बराबर उभार या प्रवर्ध निकलते रहते हैं, जिसे पादाभ कहते हैं। पादाभ अमीबा को भोजन अंतर्ग्रहण और गति में सहायता करते हैं। और यहाँ आप देख सकते हैं विभिन्न प्रकार की आकृति वाली कोशिकाओं को। स्टूडेंट्स, यहाँ पे कोशिका की आंतरिक संरचना और उसके कार्यों को बताने के लिए यहाँ पे प्याज का जो छिलका होता है उसका माइक्रोस्कोप पे जो है अध्ययन किया गया है। यहाँ पे प्याज की झिल्ली की जो कोशिकाएं हैं वो दिखाई गई हैं। और यहाँ पे जंतु कोशिका में गाल जो होता है आपके फेस पे, उसकी थोड़ा सा खुरचन को एक पानी की बूंद में रखकर जो है माइक्रोस्कोप में देखा गया है और इसके अध्ययनों के बारे में बताया गया है। तो इसको आप डिटेल्स से यहाँ पे पढ़ लें। यहाँ पे आगे एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो कि हम आपको बता देते हैं कि रंजक या अभिरंजक ऐसे रंगीन पदार्थ हैं जो कोशिका को अलग अलग हिस्सों से चिपक कर उन्हें अलग अलग रंग दे सकते हैं। अभिरंजकों का प्रयोग करने से कोशिका के विभिन्न भाग अलग अलग से नजर आते हैं। रंजकों के प्रयोग की तकनीक को अभिरंजन या स्टेनिंग कहते हैं। मिथाइलिन ब्लू
सेफ्रेनिन आदि रंजक हैं। लाल स्याही का उपयोग भी अभिरंजक के रूप में किया जा सकता है। और आगे है कोशिका झिल्ली एवं कोशिका भित्ति। यहाँ पे जो एक अध्ययन था कि प्याज की कोशिका के बारे में अवलोकन करना था, तो उसके बाद आप पाते हैं कि प्याज की झिल्ली या गाल की खुरचन में अनेक छोटे छोटे भाग दिखाई देते हैं। प्रत्येक भाग एक दूसरे से एक झिल्ली से अलग हैं। वास्तव में ये छोटे छोटे भाग कोशिकाएं हैं। इन कोशिकाओं को अलग करने वाली झिल्ली को कोशिका झिल्ली कहते हैं। कोशिका झिल्ली कोशिका के अंदर की संरचनाओं को घेरे रहती है, कोशिका को एक निश्चित आकार प्रदान करती है। यह कोशिका के अंदर तथा बाहर पदार्थों के आवागमन पर भी नियंत्रण रखती है। प्याज की कोशिका में कोशिका झिल्ली के ऊपर एक दृढ़ आवरण या सतह होता है जिसे कोशिका भित्ति कहते हैं। जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है, यह केवल पौधों की कोशिकाओं में ही पाई जाती है। सोचिए कि अगर पौधों की कोशिकाओं में कोशिका झिल्ली के ऊपर एक और आवरण या भित्ति की जरूरत क्यों है? देखिए, पेड़ पौधे जो है वो प्रकृति में खुले पर्यावरण में रहते हैं। वे अनवरत पर्यावरण के विभिन्न घटकों यथा ताप, दाब, नमी, वायु, वेग आदि से प्रभावित होते रहते हैं। ऐसी स्थिति में पौधों को विशेष सुरक्षा और अतिरिक्त दृढ़ता की जरूरत होती है, जो कि कोशिका भित्ति उन्हें प्रदान करती है। ये केवल पादपों में पाया जाता है, जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं होती है। आगे है कोशिका द्रव्य या साइटोप्लाज्म। ये क्या होता है, इसके बारे में पढ़ लेते हैं कि कोशिका झिल्ली के अंदर जेली नुमा पदार्थ पाया जाता है जिसे कोशिका द्रव्य या साइटोप्लाज्म कहा जाता है। कोशिका द्रव्य के अंदर कोशिका का एक महत्वपूर्ण भाग केंद्रक होता है। वास्तव में कोशिका द्रव्य कोशिका झिल्ली और केंद्रक के बीच स्थित होता है। कोशिका द्रव्य में ही अन्य कोशिकीय संगठन यथा माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, गोल्गी काय, रिक्तिकाएं, लवक आदि पाए जाते हैं। ये भिन्न भिन्न कोशिकीय क्रियाओं का संपादन करते हैं। और आगे है केंद्रक के बारे में। कोशिका के अंदर कोशिका द्रव्य में प्रायः मध्य भाग में एक गोलाकार संरचना स्थित होती है जिसे केंद्रक कहते हैं। केंद्रक कोशिका का एक महत्वपूर्ण भाग है। यह कोशिका के समस्त क्रियाकलापों का नियंत्रण करता है। कोशिका झिल्ली की तरह ही एक झिल्ली केंद्रक को भी घेरे रहती है। इसे केंद्रक झिल्ली यानी कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन्स कहते हैं। यह झिल्ली केंद्रक को कोशिका द्रव्य से अलग करती है। साथ ही यह कोशिका द्रव्य एवं केंद्रक के बीच पदार्थों के आवागमन को भी नियंत्रित करती है। केंद्रक भी एक सघन संरचना है। इसके अंदर भी गाढ़ा जेली नुमा द्रव्य होता है जिसे केंद्रक द्रव्य या न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। केंद्रक के अंदर एक छोटी संरचना दिखाई देती है जिसे केंद्रिका या न्यूक्लियोलस जिसे केंद्रक या न्यूक्लियोलस कहते हैं। केंद्रक के अंदर की संरचना को देखने के लिए अति आवर्धन क्षमता वाले सूक्ष्मदर्शी की आवश्यकता होती है। कोशिकाएं दो प्रकार की होती हैं। पहली वे कोशिकाएं जिनमें सुस्पष्ट केंद्रक पाया जाता है, इन्हें यूकेरियोटिक कोशिका कहते हैं। दूसरे प्रकार की कोशिकाएं वे हैं जिनमें एक अस्पष्ट केंद्रक का अभाव रहता है, इन्हें प्रोकैरियोटिक यानी कि केंद्रक पूर्व कोशिकाएं कहते हैं। जीवाणु, नीले हरे शैवाल प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं के उदाहरण हैं, जबकि प्याज की झिल्ली, गाल की कोशिकाएं यूकैरियोटिक कोशिकाओं के उदाहरण हैं। सजीव कोशिका के समग्र संघटक को जीव द्रव्य या प्रोटोप्लाज्म के नाम से जाना जाता है। इसमें कोशिका द्रव्य तथा केंद्रक द्रव्य दोनों सम्मिलित होते हैं। यह जीव द्रव्य कोशिका का जीवित पदार्थ कहलाता है। कोशिकाओं, विशेष रूप से पादप कोशिकाओं में अनेक खाली या रिक्त संरचनाएं दिखाई पड़ती हैं। अगर आप प्याज की झिल्ली की कोशिकाओं को बारीकी से अवलोकन करें तो यह स्पष्ट से दिखाई पड़ती है। इसे रिक्तिका या वैक्यूओल कहते हैं। यह रिक्तिकाएं अतिरिक्त जल या उत्सर्जित पदार्थों को संग्रहित करती हैं। जंतुओं की कोशिकाओं में रिक्तिकाएं अत्यंत छोटी होती हैं। एंड स्टूडेंट्स, आपने देखा होगा कि ज़्यादातर जो पौधे होते हैं उनकी पत्तियां हरी होती हैं, तो कुछ के रंगीन भी होते हैं।
कुछ के तने जो हैं वो हरे होते हैं, तो किसी किसी के रंगीन भी पाए जाते हैं। तो पौधों की कोशिकाओं में पाए जाने वाले रंजकों या रंगीन संरचनाओं के कारण यह रंग संबंधी विविधता दिखाई पड़ती है। इन संरचनाओं को लवक या प्लास्टिड कहते हैं। पत्तियों का हरा रंग उनकी कोशिकाओं में स्थित हरे रंग के लवक क्लोरोप्लास्ट या हरित लवक के कारण होता है, जिसे क्लोरोफिल या पर्णहरित भी कहते हैं। पत्तियां इसी क्लोरोफिल या पर्णहरित की सहायता से प्रकाश संश्लेषण जैसी महत्वपूर्ण क्रिया संपादित करती हैं। और आगे एक बहुत ही महत्वपूर्ण यहाँ पे पिक्चर के माध्यम से दिखाया गया है पादप कोशिका और जंतु कोशिका। तो हम देखते हैं कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कॉमन है, दोनों में ही पाई जाती हैं। जैसे कोशिका जो झिल्ली है, देखिए बाहरी संरचना जो होती है इसमें भी होती है और जंतु कोशिका में भी पाई जाती है। इसी प्रकार ये रिक्तिका है इसके अंदर, तो यहाँ पे भी देखिए रिक्तिका दिखाई दे रही है। तो रिक्तिका भी जो है पादप एवं जंतु दोनों ही प्रकार के कोशिकाओं में पाया जाता है। इसी प्रकार देखिए केंद्रक भी जो है मिलता है, दोनों में ही केंद्रक पाया जाता है और कोशिका द्रव्य भी दोनों में पाया जाता है। लेकिन जो हरित लवक है वो केवल पादप कोशिका में पाए जाते हैं, जबकि जंतु कोशिका में इसकी आवश्यकता नहीं होती है। और आगे स्टूडेंट्स यहाँ पे एक तालिका के माध्यम से हमें पादप एवं जंतु कोशिका की तुलना करके बताना है। तो सबसे पहला जो है कोशिका झिल्ली। तो कोशिका झिल्ली जो है वो दोनों ही प्रकार के कोशिकाओं में पाया जाता है, चाहे वो पादप कोशिका हो या जंतु कोशिका हो। फिर है कोशिका भित्ति। तो कोशिका भित्ति के बारे में हमने पढ़ा था कि यह केवल पादप कोशिका में पाया जाता है, जो कि पादप कोशिकाओं की जो झिल्ली होती है उसके ऊपर एक आवरण होता है जिसको कोशिका भित्ति कहते हैं, जिससे वो जो है वो और सुदृढ़ हो जाता है। तो ये जो है केवल पादप कोशिका में पाए जाते हैं। केंद्रक जो है वो दोनों ही प्रकार के कोशिकाओं में पाया जाता है, केंद्रक झिल्ली, और ये भी जो है दोनों ही प्रकार के कोशिकाओं में पाया जाता है। और आगे है कोशिका द्रव्य। तो कोशिका द्रव्य भी दोनों ही प्रकार के कोशिकाओं में पाया जाता है। लवक की अगर बात करें, हरित लवक, ये जो है केवल पादप कोशिका में पाए जाते हैं, जंतु कोशिका में नहीं पाए जाते हैं। और रिक्तिकाएं जो होती हैं वो पादप कोशिका और जंतु कोशिका दोनों में पाया तो जाता है, लेकिन इसमें बड़ा होता है पादप कोशिका में, और जंतु कोशिका में इसकी आकार जो है छोटी होती है। इस प्रकार स्टूडेंट्स हमने इस अध्याय में दिए गए जो मुख्य तथ्य थे उसके बारे में जानकारी हासिल कर ली है। और अब हम इस अध्याय में दिए गए सभी प्रश्नों का हल जान लेते हैं। तो पहला प्रश्न है खाली स्थानों को भरिए। का नंबर में है खाली स्थान एक विशेष यंत्र है जिससे सूक्ष्म जीवों एवं कोशिकाओं को देखा जाता है। तो यहाँ पे आपको सूक्ष्मदर्शी भर लेना है। खा नंबर में है कोशिका सजीवों की खाली स्थान और खाली स्थान इकाई है। तो यहाँ आपको भरना है पहले संरचनात्मक और यहाँ पे भरना है क्रियात्मक, यानी कि कोशिका सजीवों की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। ग नंबर में है खाली स्थान और खाली स्थान कोशिका के भाग हैं। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कोशिका द्रव्य और केंद्रक कोशिका के भाग हैं। तो आपका अगला नंबर जो है वो घा है। और घा नंबर में है कोशिका भित्ति खाली स्थान कोशिकाओं में पाई जाती है। तो कोशिका भित्ति जो है वो पादप कोशिकाओं में पाई जाती है। और आगे है कोशिका की खोज खाली स्थान ने की। तो यहाँ पे हम रॉबर्ट हुक भरेंगे। और आगे है सही या गलत का निशान लगाइए। तो का नंबर में है सजीव कोशिकाओं से बने हैं। तो ये बिल्कुल सही है। दूसरा नंबर में है सभी कोशिकाओं में कोशिका भित्ति पाई जाती है। तो ये हो जाएगा गलत, क्योंकि कोशिका भित्ति केवल पादप कोशिकाओं में पाई जाती है। उसके बाद है ग नंबर में केंद्रक झिल्ली कोशिका द्रव्य एवं केंद्रक के बीच पदार्थों के आवागमन को नियंत्रित करती है। तो ये सही होगा, ये सही कथन है। और घ नंबर में है अमीबा बहुकोशीय जीव है। तो ये गलत होगा, क्योंकि ये एक कोशीय जीव है। उसके बाद प्रश्न है एक शब्द में बताइए। का नंबर में पूछता है सजीवों की संरचनात्मक इकाई। तो इसका उत्तर होगा कोशिका। खा है कोशिका में जेली संरचना, इसको हम कोशिका द्रव्य कहेंगे। और ग नंबर में है जंतु कोशिका का बाहरी आवरण। तो इसको हम लोग कहते हैं कोशिका झिल्ली। क्या कहते हैं? कोशिका झिल्ली।
उसके बाद है पत्तियों के हरे रंग के लिए जिम्मेवार लवक, तो इसको हम क्लोरोप्लास्ट कहते हैं, या हरित लवक भी बोल सकते हैं, क्लोरोफिल भी कह सकते हैं। आगे है कोशिका द्रव्य के बीच खाली संरचना, इसको हम रिक्तिका कहते हैं। कोशिका द्रव्य के बीच खाली संरचना, इसको हम रिक्तिका कहते हैं। अगला प्रश्न है कोशिका सजीवों की मूलभूत संरचनात्मक इकाई है कैसे, तो इसका उत्तर लिखेंगे क्योंकि सभी जीव कोशिकाओं से मिलकर बने हुए हैं और जीवन संबंधी तमाम क्रियाकलाप इन्हीं संरचनाओं के द्वारा होता है, अतः कोशिका सजीवों की मूलभूत संरचनात्मक इकाई कहलाती है। अगला प्रश्न है जंतु कोशिका का नामांकित चित्र बनाइए, और उसके बाद फिर छठा प्रश्न है पादप कोशिका का नामांकित चित्र बनाइए। ये दोनों जो है आपको पेज नंबर 202 में मिल जाएगा। बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है, अक्सर जो है परीक्षा में पूछा जाता है 5 नंबर के लिए। तो देखिए यहाँ पे आपको दोनों का ही चित्र दिया गया है। 5वां प्रश्न जो था उसमें था जंतु कोशिका बनाना, तो आपको यही बना लेना है, जंतु कोशिका आप बना दें। और यहाँ पे एरो से इसका जो नाम लिखा गया, जैसे ये कोशिका झिल्ली, ये रिक्तिका, इसे केंद्रक और फिर इसे कोशिका द्रव्य आप दिखा दें। ठीक है, तो आपका चित्र हो जाएगा। उसके बाद आपको बनाना है अगला प्रश्न में पादप कोशिका का नामांकित चित्र। तो इस प्रकार से आप ये पादप कोशिका का भी नामांकित चित्र यहाँ से आप बना सकते हैं। ये जो है कोशिका झिल्ली, ये रिक्तिका और ये जो है केंद्रक है ना, ये जो केंद्रक है, और फिर ये कोशिका द्रव्य और ये हरित लवक इसके अंदर है, तो इसको भी आप दिखा दें। इस प्रकार से आपका दोनों ही उत्तर यहाँ पे हो जाएगा। एक जंतु कोशिका में केवल ये बनाना है और पादप कोशिका में केवल ये बनाना है। अगला प्रश्न है जंतु और पादप कोशिका के 3 समानता और अंतर को लिखिए। इसका उत्तर हम इस प्रकार से लिख सकते हैं कि जंतु तथा पादप कोशिकाओं में 3 समानता। पहला, कोशिका झिल्ली जंतु तथा पादप दोनों कोशिकाओं में उपस्थित होता है। दूसरा लिखेंगे केंद्रक दोनों ही प्रकार के कोशिकाओं में उपस्थित होती है। तीसरा पॉइंट होगा कोशिका द्रव्य दोनों में उपस्थित होती है। और आगे लिखेंगे जंतु तथा पादप कोशिकाओं में अंतर। पहला पॉइंट है कोशिका भित्ति सिर्फ पादप कोशिकाओं में ही उपस्थित होता है। दूसरा, क्लोरोप्लास्ट सिर्फ पादप कोशिका में होता है। तीसरा, जंतु कोशिकाओं में रिक्तिका छोटी होती है परंतु पादप कोशिकाओं में रिक्तिका बड़ी होती है। और अगला प्रश्न है कोशिका भित्ति पादप कोशिका का महत्वपूर्ण भाग है कैसे, तो इसका उत्तर हम लिख सकते हैं पेड़ पौधे प्रकृति में खुले पर्यावरण में रहते हैं। वे अनवरत पर्यावरण के विभिन्न घटकों यथा ताप, दाब, नमी, वायु, वेग आदि से प्रभावित होते रहते हैं। ऐसी स्थिति में पौधों को विशेष सुरक्षा और अतिरिक्त दृढ़ता की ज़रूरत होती है जो कि कोशिका भित्ति प्रदान करती है। यहाँ पे कोशिका लिखा है, आप आराम से लिख लें। अगला प्रश्न है निम्न पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। क कोशिका द्रव्य, ख केंद्रक। तो पहले हम का नंबर लिखते हैं, इसका उत्तर में क कोशिका द्रव्य। कोशिका झिल्ली के अंदर जेलीनुमा पदार्थ पाया जाता है जिसे कोशिका द्रव्य या साइटोप्लाज्म कहा जाता है। कोशिका द्रव्य में ही अन्य कोशिकीय संगठन यथा माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, गोल्गी-काय, रिक्तिकाएं लवक आदि पाए जाते हैं। और उसके बाद खा यानी कि केंद्रक में लिखेंगे केंद्रक कोशिका का एक महत्वपूर्ण भाग है। यह कोशिका के समस्त क्रियाकलापों का नियंत्रण करता है। कोशिका झिल्ली की तरह ही एक झिल्ली केंद्रक को भी घेरे रहती है, इसे केंद्रक झिल्ली कहते हैं। तो इस प्रकार ये अध्याय स्टूडेंट्स यहाँ पे होता है कंप्लीट। आई होप कि ये आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें अपने सभी दोस्तों के साथ। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।